पंजाब की मोटेरा में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार, थोड़ी देर में होगा शानदार उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथ होगा मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन, गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। करीब 800 करोड़ की लागत से तैयार हुआ स्टेडियम, 1,10,000 दर्शकों की क्षमता। नए रूपरंग में आज ही होगा मोटेरा में क्रिकेट की जंग का आगाज, भारत इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा मैच। आज दिवंगत एआईएडीएमके नेता जयललिता की जयंती पर चेन्नई में समारोह, लाखों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। राजस्थान के सीकर में किसान नेताओं की महापंचायत, टिकट की अगुवाई में उमड़ी भीड़। सीकर में राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को चेतावनी, कृषि कानून वापस नहीं हुए तो संसद के बाहर चलेंगे 40 लाख ट्रैक्टर। तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट में फैलेगा। कार सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वहीं और हल के साथ बजाएंगे। टिकैत ने आंदोलन चलाने पर जताया सरकार से पलटवार का अंदेशा, कहा हो सकती है कम से कम 12 साल की जेल। लाल किला हिंसा के आरोपी लखा सिंह सदाना ने पंजाब के बठिंडा में खुलेआम रैली की, बिना रोक टोक जुटी हजारों की भीड़। रैली के बाद सदाना ने सोशल मीडिया पर रिलीज किया वीडियो संदेश, कहा कांग्रेस और अकाली दल के दोस्तों ने की 26 जनवरी के प्रदर्शन में मदद। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਮਲਜੀਤ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਿਹਾਜ਼, ਉਹ भी आए ने। हिसार की अनाज मंडी में किसानों की जनसभा, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया संबोधित। जनसभा से पहले हिसार में निकला ट्रैक्टर मार्च, चढ़ूनी का आरोप सरकार को नहीं पता आड़तियों और बिचौलियों का फर्क। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी, कल आंदोलनकारियों ने मनाया पगड़ी संभाल दिवस। पश्चिम बंगाल के बर्दवान से गिरफ्तार बीजेपी नेता को कोलकाता लेकर आई पुलिस, आज अलीपुर कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली जाते वक्त हाईवे पर नाकेबंदी कर राकेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कार्रवाई के दौरान दोनों बेटों की पुलिसकर्मियों से हुई बहस। आज सुबह फिर से राकेश सिंह के घर पहुंची पुलिस, परिवार को दी गिरफ्तारी की औपचारिक जानकारी। पिता और भाइयों की गिरफ्तारी पर फूटा बहन का गुस्सा, कहा पुलिस ने की गैर कानूनी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के हुगली में आज ममता बनर्जी की रैली, 2 दिन पहले पीएम इसी जगह पर कर चुके हैं रैली। केरल में राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान पर बढ़ा घमासान, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल को कहा एहसान फरामोश। वो संसदीय क्षेत्र जिसने 50 साल उनके परिवार को आशीर्वाद दिया, उस संसदीय क्षेत्र का अपमान करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष भी राहुल गांधी पर बरसे, बयान को बताया विभाजनकारी राजनीति। केरल के त्रिवेंद्रम में राहुल गांधी ने दिया था विवादित बयान, उत्तर भारतीयों की तुलना में दक्षिण भारतीयों की सियासी समझ को बताया था बेहतर। आज भी जारी है राहुल का केरल दौरा, सुबह के वक्त कोल्लम में मछुआरों से की मुलाकात। लखनऊ स्टेशन में बाल बाल बची महिला यात्री की जान, चढ़ती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में फिसला पैर। कोच का हैंडल पकड़कर दूर तक खिसकती रही महिला, आरपीएफ की लेडी कांस्टेबल ने खींचकर ट्रेन से अलग किया। राजस्थान में मनरेगा मजदूर की बेटी ने किया अनोखा कारनामा, 10 किलोमीटर रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। गुजरात की गिर फॉरेस्ट में शेरों के बाद तेंदुओं को भी होगी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, लगाए जा रहे हैं वीडियो कॉलर्स। रुद्रप्रयाग के जंगलों में भड़की भयानक आग, दूर दूर से दिखाई दे रही हैं आग की लपटें। टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि जमानत पर रहा, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने की सरकार पर सख्त टिप्पणी। दिशा मामले पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की कोर्ट में टिप्पणी, कहा ऊंची अदालत इंतजार करती रही लेकिन निचली अदालत ने देशद्रोह कानून के दुरुपयोग पर सवाल उठाए। कोर्ट ने अपने फैसले में किया ऋग्वेद का जिक्र, कहा जख्मी गुरूर पर मरहम लगाने के लिए नहीं थोपे जा सकते देशद्रोह के मुकदमे। चमोली की घटना में लापता 136 लोगों को राज्य सरकार ने मृत घोषित किया, अब तक सिर्फ 70 लोगों के ही शव हुए बरामद।
दिल्ली के गौतम नगर में 2 पुलिस वालों ने एक शख्स को बुरी तरह से पीटा, वीडियो वायरल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, टैंकर और इनोवा की टक्कर में 7 लोगों की मौत। बेकाबू टैंकर डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ पहुंचा, नोएडा की तरफ से आ रही इनोवा में मारी टक्कर। जमशेदपुर में सड़क पर अपराधियों ने युवक को मारा चाकू, सीसीटीवी में कैद। खौफनाक घटना की तस्वीरें। भरतपुर में सुधार गृह में 6 बाल अपचारी फरार, दीवार लांघकर सुरक्षा गार्ड को दिया चकमा। ट्रिची में एयरपोर्ट के पास लावारिस बैग में मिली नवजात बच्ची, रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। राजस्थान के पाली में चाय की दुकान में लगी आग, 2 लोग झुलसे। अरुणाचल के दपोजियो में बड़ा हादसा, आग की चपेट में आई 30 दुकानें। राजस्थान के सीकर में बच्चों के झगड़े में बढ़ा बवाल, 2 गुटों के बीच झड़प। आरा में घर से बुलाकर युवक की हत्या, बाइक को लेकर विवाद का शक। यूपी के मैनपुर में युवती की हत्या कर पेड़ से लटका शव, आरोपी गिरफ्तार। कोरोना के यूके और बाकी नए स्ट्रेन को लेकर नया अलर्ट, चंडीगढ़ पीजीआई ने बताया पहले से ज्यादा आक्रामक। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए नियम, 72 घंटे पुरानी नेगेटिव आरटीपीसीआर दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री। फ्लाइट, ट्रेन और बस से अब भी दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा नया आदेश, 26 फरवरी से 15 मार्च तक जारी रहेगा नियम। देश भर में अब तक 1,21,000 से ज्यादा को लगा टीका, 24 घंटे में 13,500 नए मरीज, 104 की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समर्थन में उतरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए की बयानबाजी को बताया गैर जरूरी। रामदेव की कोरोना दवा की लॉन्चिंग में शामिल होने को लेकर उठाया था विवाद। राहुल गांधी के एक के बाद एक विवादित बोल ने विपक्ष को एक बार फिर से हमले का मौका दे दिया और इस बार राहुल गांधी ने मछुआरों का विभाग न होने का बयान दिया, जिस पर वो फिर से फंस गए। मछुआरों का विभाग न होने को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया, जिसको लेकर एक बार फिर से वो फंस गए हैं। एक के बाद एक विवादित बोल, सियासत अलग से गरमाई है। मछुआरों के विभाग न होने को लेकर बयान दिया, जिसको लेकर राहुल गांधी अब फंस गए। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कल के बयान पर एहसान फरामोश कहा था, जिसमें राहुल गांधी ने उत्तर और दक्षिण की सियासत को लेकर टिप्पणी की थी। तो राहुल गांधी के एक बयान से एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया है। केरल में जाकर राहुल गांधी ने उत्तर और दक्षिण के लोगों की ऐसी अजीबोगरीब तुलना की, वो तुरंत बीजेपी के निशाने पर आ गए। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने राहुल के बयान को विभाजनकारी सोच वाला बताया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो एहसान फरामोश तक कहकर ट्वीट कर दिया। तो जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी को बंटवारे की टूल किट करार दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति जी, आप अमेठी से सांसद हैं। कल राहुल गांधी एक सभा में एक जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वो 15 साल एक ऐसे क्षेत्र से थे जहां से वो अब यहां चुनकर आए तो तरोताजा फील करते हैं। उनको लगता है कि लोग यहां पे मुद्दों को समझते हैं। वो बात अमेठी की कर रहे थे क्योंकि 15 साल वो वहीं से सांसद रहे। देखिए, राजनीति में हार और जीत राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। अमेठी से मैं भी चुनाव हारी थी साल 2014 में। मैं चांदनी चौक से भी साल 2004 में चुनाव हारी थी। गुजरात से 2 बार सांसद रही, लेकिन कभी भी मैंने गुजरात में या महाराष्ट्र में, जहां से मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, कभी भी उस जनता को नहीं कोसा जिस जनता ने मुझे हराया। क्योंकि हार जीत, जैसे कि मैंने कहा, राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया,
ये उस क्षेत्र के बारे में दिया जिसने 50 साल तक उनके परिवार को सत्ता दी। ये उस क्षेत्र के बारे में बोला जिसमें वो ढोंग करते रहे कि क्षेत्र की जनता मेरे लिए परिवार है। और ये ढोंग सिर्फ उन्होंने नहीं किया, उनके परिवार ने भी किया। और कोई अपने परिवार को इस तरह से सार्वजनिक अपमानित करता है? राहुल गांधी ने कहा कि 15 साल जहां से वो सांसद रहे वहां के लोग खोखले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जहां से वो सांसद हैं, 15 साल तक जहां से उनका अनुभव रहा संसदीय, वहां के लोग उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितने राहुल गांधी हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की घृणा और नफरत को अपने आप में हार के 1.5 साल बाद भी पालना इस बात का संकेत है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो किस प्रकार की रंजिश रखते हैं, जो किस प्रकार का द्वेष रखते हैं। वो संसदीय क्षेत्र जिसने 50 साल उनके परिवार को आशीर्वाद दिया, उस संसदीय क्षेत्र का अपमान करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा तुच्छ राजनीति हाल फिलहाल में किसी ने देखी नहीं होगी। स्मृति जी, पूरी की पूरी बीजेपी, पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि उन्होंने देश को बांटने की कोशिश की नॉर्थ और साउथ में। उनको लगा कि वो दक्षिण भारत में अपनी राजनीति को चमका लेंगे उत्तर भारत को अपमानित करके। और ये पहली उनकी इस प्रकार का उनका कोई राजनीतिक पैंतरा नहीं है। असम जब गए तब उन्होंने गुजरात और गुजरातियों का अपमान किया। आप मुझे बताइए हिमांशु जी, हम सब एक ही देश के वासी हैं, क्या अपने ही देश में अपने ही नागरिकों का, अपने ही प्रदेशों का अपमान कोई भी हिंदुस्तानी कर सकता है? ये हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा नफरत की भावना क्यों पालते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। बार बार राजनीतिक विश्लेषण करते वक्त लोगों ने कहा है कि बेचारे राहुल गांधी को राजनीति में धकेला गया है, उनकी मंशा और इच्छा नहीं है। ये समझ में आता है कि अगर वो राजनीति पर से घृणा करें, लेकिन जनता से उनकी जो घृणा है वो किसी के भी समझ के परे है। अंगूर खट्टे हैं ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन अनुभव इतना खट्टा हो कि आप अपनी राजनीति में प्राण फूंकने के लिए देश का, प्रदेश का और जनता का अपमान कर दें। आपने तो ट्वीट कर दिया एहसान फरामोश। बिल्कुल एहसान फरामोश है, बिल्कुल एहसान फरामोश है। 15 साल जब वो सांसद रहे, उन्होंने अमेठी में विकास का एक काम नहीं किया, सिर्फ वादे किए वहां पर। फिर भी अमेठी की जनता ने बार बार उनकी इस गलती को माफ करते हुए उनके प्रति प्रेम दिखाया। 15 साल वो सांसद रहे, अमेठी का एहसान था उनके ऊपर, और एहसान फरामोश है जो आज अमेठी की जनता का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं। थोथा चना बाजे घना। बिल्कुल थोथा है, इसलिए बज रहा है इतना। एक सवाल है, क्या स्मृति जी अब राहुल गांधी ने मन बना लिया कि वो अमेठी नहीं आएंगे? आपसे आए या ना आए, उनको कोई अधिकार नहीं है उत्तर भारत का और अमेठी वासियों का इस प्रकार से अपमान करना। आए थे वो साल 2019 के चुनाव को हारने के बाद एक दिन, और अपने ही कार्यालय में अपने ही कार्यकर्ताओं को बोलकर गए, गलती तुम सबकी है, मेरी नहीं है कि मैं हार गया, अब बैठ के भुगतो। इस प्रकार के नेता हैं वो। राहुल गांधी के नेतृत्व की क्षमता क्या है? पुडुचेरी में सार्वजनिक खड़े होते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री उनको झूठा अनुवाद करके देते हैं। राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के तो आज अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट शुरू हो रहा है। आज शुरू हो रहे डे नाइट टेस्ट की खास बात यह है कि मैच से पहले स्टेडियम का उद्घाटन होगा। तस्वीरें वहीं से दिखा रहे हैं। मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी साथ में मौजूद रहेंगे। माननीय सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, महा स्टेडियम इसको कहा जा रहा है, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री श्रीमती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उद्घाटन करेंगे। अन्य गणमान्य गृह मंत्री अमित शाह भी वहीं पर मौजूद हैं। भूमि पूजन के स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर महानुभाव 1,10,000 लोगों की कैपेसिटी है इस स्टेडियम की। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, महा स्टेडियम इसको कहा जा रहा है। भारत के थोड़ी ही देर में इसका उद्घाटन होगा। 1983 में बना था, 2006 में पहली बार रेनोवेशन हुआ, 2015 में फिलहाल इसको बंद किया गया था रेनोवेशन के लिए, जिसके बाद 2020 में बनकर तैयार हुआ। और उसके बाद 1,10,000 की कैपेसिटी वाला ये बड़ा महा स्टेडियम। तस्वीरों में देख सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं, साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जहां पर आज राष्ट्रपति महोदय तीसरा टेस्ट खेला जाएगा। गुजरात के एक साथ 4 ड्रेसिंग रूम, पहली बार ड्रेसिंग रूम में जिम और फिजियोथेरेपी की भी सुविधा है। इसके अलावा
30 मिनट में बारिश का पानी भी साफ हो जाएगा, यानी हर सुविधा यहां पर दी गई है। अब तक 12 टेस्ट, 23 वनडे, 1 T20 मैच इस स्टेडियम में खेला जा चुका है। कराते हुए भारत के माननीय वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। अगले 6 महीने में हो सकता है कि आईपीएल मैचेस की भी मेजबानी करे। कैपेसिटी 1,10,000 की है। इसके अलावा जो दर्शक यहां पर आएंगे उनके लिए भी खास सुविधा है, क्योंकि 3000 पार्किंग स्पेसेस यहां पर बनाई गई हैं कार्स के लिए और 10,000 बाइक पार्किंग के लिए स्पेस बनाया गया है। कोई पिलर स्टेडियम में नहीं है। इसके अलावा 3 प्रैक्टिस ग्राउंड भी यहाँ पर है, जिम है, स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, इंडोर प्रैक्टिस फैसिलिटी भी यहाँ पर मौजूद है। तो बड़ा स्टेडियम रेनोवेशन के बाद तैयार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उद्घाटन कर रहे हैं। साथ ही आइए इस घटना का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। माननीय गृह मंत्री के साथ उपस्थित हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री राज्य कक्षा मंत्रोच्चार के बीच स्टेडियम का उद्घाटन। युवा मामलों व खेल दुनिया में बेस्ट और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे बड़ा विशालकाय स्टेडियम जिसमें फूड कोर्ट से लेकर हर तरह की फैसिलिटी है। क्रिकेट एकेडमी है यहाँ पर, इंडोर प्रैक्टिस पिचेस यहाँ पर बनाई गई हैं। पार्किंग के लिए 3000 कार की पार्किंग के लिए स्पेस है, 10,000 बाइक्स की पार्किंग के लिए स्पेस है। सबसे बड़ा पार्किंग एरिया इंडिया में यहाँ पर बनाया गया है हिंदुस्तान में। इसके अलावा क्लब हाउस के लिए 55 रूम, इंडोर आउटडोर गेम्स, रेस्टोरेंट, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, यहाँ पर पार्टी एरिया, 3D प्रोजेक्टर, थिएटर, टीवी रूम, यानी हर सुविधा यहाँ पर दी गई। और देखिए इस बीच मंत्रोच्चार के साथ विष्णु पत्नी उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जरिए। और सबसे खास बात यह है कि मेट्रो कनेक्टिविटी को भी ख्याल रखा गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मेट्रो की सुविधा भी होगी। विष्णु की पत्नी ऐसी 75 एयर कंडीशन कॉर्पोरेट बॉक्सेस भी यहाँ पर हैं। रखकर चलने के लिए, तो खासियत के लिए 11 सेंटर पिच वाला इकलौता स्टेडियम। सीधा चलेंगे। गोपी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोपी, हम आपसे बड़ा स्टेडियम और इस ऐतिहासिक पल के गवाह हमारा आप सभी बन रहे हैं, आप तो वहीं पर मौजूद हैं। गोपी, मनुष्य याचता है कि आज के इस यज्ञ में हमें बिल्कुल नवजोत, ये पल काफी ऐतिहासिक है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना था और ये सपना उन्होंने तब देखा था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2012 में जब वो GCA के प्रेसिडेंट थे, यानी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त उन्होंने ये सपना देखा था और उसी सपने को अब साकार होता हुआ हर कोई देख रहा है। यहाँ पे नवजोत आपको सबसे दिलचस्प बात बताती हूँ, जब गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तब उन्होंने ये कहा कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम होना चाहिए और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग बैठ पाए, सारी फैसिलिटीज हो, एक स्पोर्ट्स हब हो, इस तरीके का एक कार्यक्रम यहाँ पे होना चाहिए। और ये जो दृश्य आपने देखा, जो भूमि पूजन आपने देखा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का भूमि पूजन है। यानी यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड होगा, उसके साथ साथ हॉकी का भी स्टेडियम होगा, साथ ही फुटबॉल का होगा, एक पूरी स्पोर्ट्स हब बनेगा ये पूरा इलाका। 76 एकर्स में फैला हुआ ये इलाका है। अगर बात की जाए विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की, तो 1,10,000 लोग इसमें बैठ पाएंगे। और आज दोपहर में जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच यहाँ पे होगा, तीसरा टेस्ट मैच यहाँ पे होगा, तब करीब 55,000 लोग यहाँ पे बैठेंगे और पूरे मैच का लुत्फ उठाएंगे। आप सोच सकते हैं कोरोना का वक्त है, लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ ये पूरा मैच हो रहा है। यहाँ तक कि जो प्लेयर्स के लिए फैसिलिटीज की बात की जाए तो वो भी विश्व में कहीं नहीं होगी, क्योंकि जो प्रैक्टिस ग्राउंड है वहाँ पे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल की पिच बनाई गई है। 11 अलग अलग पिच बनाई गई है और स्टेडियम के अंदर भी इसी तरीके की रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल की पिच बनाई गई है। यानी जो प्लेयर वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, जिस पिच पे प्रैक्टिस की जाती है, वही पिच पे खिलाड़ी खेलते हैं, तो उनका जो खेल है वो ज्यादा बेहतर होता है।
बिल्कुल गोपी, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कुछ और क्षणों के बाद जाहिर सी बात पधारेंगे। है, बहुत सही बात आपने कही कि इतना बड़ा स्टेडियम है, 1,10,000 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है। तो कोरोना आपको काल याद में दिलाते इससे हैं कि बढ़िया ड्रम्स कोई रोल जगह नहीं होंगे, होगी तभी अगर किसी आपको को मैच संकेत का मिल लुत्फ जाएगा। उठाना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर लोग मैच का लुत्फ भी उठा सकते हैं। गोपी, उनके पधारने के साथ ही मंच पर जब वो पधारेंगे, ड्रम्स रोल होते ही आप तब अपने स्थान पर बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ पे मैच का लुत्फ उठाया जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो 1,10,000 की कैपेसिटी है, लेकिन 55,000 टिकट ही बेची गई है, यानी आधी कैपेसिटी के साथ। और जो सोशल डिस्टेंस है उसके लिए पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं ग्राउंड के अंदर जिन्होंने टिकट ली है। और सबसे दिलचस्प बात बताती हूँ नवजोत, जिस दिन ये टिकट ऑनलाइन बिकना शुरू हुई, हाथों हाथ महज 1 घंटे के अंदर पूरी टिकटें बिक गई थी। यानी लोगों में जो क्रेज है, लोगों में जो उत्साह है, क्योंकि 2012 में आखिरी मैच यहाँ पे खेला गया था, 2014 से इसका इस स्टेडियम को बनना शुरू हो गया था और अब 2021 में ये स्टेडियम बन के 2012 के बाद पहला मैच यहाँ पे खेला जा रहा है। और ये लम्हा बेहद खास होगा, और तब जब विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का इनॉग्रल हो रहा है, खुद गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो दोनों भी इस मैच को देखेंगे। जो वीआईपी बॉक्सेस की बात की जाए तो करीब 76 जितने वीआईपी बॉक्सेस बनाए गए हैं। साथ ही अगर नवजोत प्लेयर के लिए जो फैसिलिटीज की बात की जाए, इस तरह की फैसिलिटीज जीसीए का कहना है, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है कि विश्व में किसी भी ग्राउंड पे नहीं होगी, क्योंकि 4 अलग अलग ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं, 4 क्रिकेट टीम यहाँ पे रुक सकती है। इस तरीके की पूरी फैसिलिटीज मुहैया करवाई गई है। यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो क्रिकेटर को अगर स्विमिंग भी करना है तो उनके लिए ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भी यही स्टेडियम के अंदर बनाया गया है। प्रैक्टिस सेशन के लिए इंडोर स्टेडियम भी बनाए गए हैं, आउटडोर स्टेडियम भी है और आउटडोर प्रैक्टिस ग्राउंड भी है। और सारी चीजें अगर बात कहें तो पिंक बॉल से आज ये पहला मैच होगा और डे नाइट मैच होना है। जो तैयारियां है वो ग्राउंड पे पिछले 3 दिनों से जो क्रिकेटर्स है वो प्रैक्टिस के जरिए अपना पसीना बहा रहे हैं, और जो जिम है उस जिम में प्रैक्टिस करते कई वीडियो क्रिकेटरों ने अपने सोशल मीडिया पे भी डाले थे। तो कुल मिला के अगर देखें तो जो एक्साइटमेंट है ना सिर्फ लोगों में कि मैच देखने मिलेगी, लेकिन क्रिकेटरों में भी इतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो कि वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम है उसमें आज खेल खेला जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार है। जी हाँ, अहमदाबाद का मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही मोटेरा पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति ने सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी किया है। और अब से कुछ ही देर बाद उद्घाटन मोटेरा स्टेडियम का। बहुत खास, बहुत अहम है ये स्टेडियम, सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। आज तीसरा टेस्ट मैच वहां पर होने वाला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी वहीं पर रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, खेल मंत्री भी वहीं पर मौजूद रहेंगे। बहुत खास बात मोटेरा स्टेडियम की। सबसे बड़ा स्टेडियम, 1,10,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी, इसके अलावा पार्किंग एरियाज, मेट्रो के साथ सीधी कनेक्टिविटी और बहुत कुछ खास है स्टेडियम में, जिसका उद्घाटन आज होने वाला है। आज होगा पहला मैच। सीधा चलेंगे, गोपी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गोपी, जाहिर सी बात है कि एक्साइटमेंट तो हर किसी में होगी और इसीलिए आपने कहा कि टिकट भी हाथों हाथ बिक गए। आज के इस शुभ अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय, बिल्कुल नवजोत, एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है यहाँ पे। लोग जो है, लोग इतने एक्साइटेड है क्योंकि कोरोना के बाद ये पहला ऐसा मैच हो रहा है जिसमें लोग स्टेडियम के अंदर बैठकर मैच का लुत्फ उठा पाएंगे, और खास करके तब जब विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। लोगों को मैच देखने का तो एक्साइटमेंट है, उसके साथ साथ जो क्रिकेट स्टेडियम है उसे भी देखने का एक्साइटमेंट है। और सबसे खास बात अगर हम कहें इस पूरे स्टेडियम की तो नवजोत, ये पूरा जो स्टेडियम है ये वाई पिलर पे बनाया गया है,
यानी आप स्टेडियम के किसी भी कोने पे बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको कहीं पे भी बीच में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आएगी। और साथ ही अगर बात की जाए प्लेयर्स के लिए बनाए गए ड्रेसिंग रूम की, तो यहाँ पे ड्रेसिंग रूम के अंदर भी जिम है, साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट भी वहाँ पे रहेंगे और वहाँ पे सोना बाथ से लेके सारे जो अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज है, जो क्रिकेटर का खेल बेहतर बना पाए, इस तरह का पूरा इंतजाम किया गया है। वही अगर बात करें वीआईपी लॉन्च की, तो वीआईपी लॉन्च करीब 76 बॉक्सेस बनाए गए हैं। इस 76 बॉक्सेस के अंदर जो वीआईपी आएंगे, जितने भी लोग वहां पे पहुंचेंगे, तो उनके लिए खाने से लेके सारा इंतजाम जो है वो उसी इलाके में हो जाएगा। और अगर दूसरी बात करें हम इस पूरे कॉन्क्लेव जो हम आज राष्ट्रपति कोविंद ने जिसका भूमि पूजन किया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एन्क्लेव है उसके लिए हम कहेंगे कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स हब बनाने की बात है कि फुटबॉल भी यहीं पे खेला जाएगा, टेनिस भी खेला जाएगा, बैडमिंटन भी खेला जाएगा, हॉकी भी खेला जाएगा। इस तरीके का एक पूरा जो एरिया है 76 एकड़ का ये पूरा जो एरिया है उसे यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। और वहाँ पे अब सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो तो बन चुका है, लेकिन अब जो आसपास का एरिया है उसे डेवलप करने का काम यहाँ पे जारी है। यानी गोपी अब ये माने कि वो जिसका भूमि पूजन आज राष्ट्रपति ने किया है वो इसका सेकंड फेज होगा जो जनता को मिलेगा वहां पर। पटेल जी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट और पीसीबी और गुजरात राज्य बिल्कुल ये उसका सेकंड फेज होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि हर एक ऐसा एरिया हो, एक ऐसा ग्राउंड हो जहां पे सारे खेल को लोग खेल पाए और उसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल पाए। तो वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जहां पे क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट ग्राउंड बन के तैयार है। अब हॉकी और फुटबॉल ये दोनों ग्राउंड का जो काम है वो फिलहाल जारी है। साथ ही टेनिस की बात की जाए तो टेनिस भी यहाँ पे होगा और ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी यहाँ पे होगा। जी गोपी मैं लौटती हूँ आपके पास। क्या कह रहे हैं भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान धनराज? पहले जरा हम वो भी सुनते हैं। वल्लभ भाई पटेल का भूमि पूजन करने यहाँ स्टेडियम बन रहा है यहाँ। एज ए स्पोर्ट्समैन मुझे बहुत खुशी हुई है कि 1,20,000 कैपेसिटी का स्टेडियम हमारे देश में हो रहा है। बीइंग ए स्पोर्ट्समैन मुझे लगता है कि हर वो खिलाड़ी को गर्व महसूस हो रहा होगा, क्योंकि मैं आज ये स्टेडियम देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इतने बड़े स्टेडियम में खेलने का जो मजा आएगा जब हमारे क्रिकेटर्स खेलेंगे और जब 1,20,000 की स्पेक्टेटर्स को देखेंगे और तालियां बजाएंगे, तो मुझे लगता है कि वही एक खिलाड़ी को सबसे बड़ा प्रोत्साहन और बहुत सबसे ज्यादा ना वो एक आशीर्वाद मिलती है। मुझे लगता है कि भारत सरकार का, गुजरात गवर्नमेंट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि 1,20,000 का जो स्टेडियम हमारे देश में बना है, तो मुझे बीइंग ए स्पोर्ट्समैन मुझे बहुत गर्व है कि हमारे देश में ये स्टेडियम बना है। सर हॉकी एकेडमी भी यहाँ पे बनाई जा रही है, सारे खेल को यहाँ पे तवज्जो दिया जाएगा, खेल को तवज्जो मिलेगा, उसको लेकर क्या कहें? मुझे लगता है कि गुजरात स्टेट कुछ बड़ा करने वाला है, चाहे वो एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम हो या ओलंपिक्स गेम हो। मुझे लगता है कि उसको लक्ष्य में उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये लोग कुछ बड़ा इवेंट लेने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ स्टेडियम और उसकी खासियत क्या है। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स हब की तस्वीरें हैं, जो कि 76 एकड़ में बनेगा, जिसका भूमि पूजन आज राष्ट्रपति ने किया। गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के डिजिटल उद्घाटन का भी तो मौजूदा स्टेडियम की खास बातें तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन किस तरह का ये दिखता है, मेरी सहयोगी गोपी की रिपोर्ट देखिए।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जरिए विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आज से शुरुआत की जाएगी। यहाँ सबसे पहला मैच जो है वो भारत और इंग्लैंड के बीच में डे नाइट खेला जाएगा और ये टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तैयारियां है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बस इंतजार है तो 3 बजने का, जब ये पूरा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ होगा। हालांकि कोरोना का वक्त चल रहा है जिसके चलते इसकी जो कैपेसिटी है उसको आधा कर दिया गया है, लेकिन ये भी यहाँ पे 55,000 लोग बैठकर क्रिकेट देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी सुरक्षा इंतजामात है उसको पूरा कर दिया गया है। साथ ही जो तैयारियां है वो भी खत्म हो चुकी है। जो पिच है, पिच को भी लेवलिंग करने का जो काम है वो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है और पूरी तैयारियां यहाँ पे खत्म हो चुकी है। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे जो क्रिकेटर्स है वो भी अपना जो प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं। साथ ही ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है तो इसकी कई सारी खासियत है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं ये स्टेडियम में कहीं पर भी जब लोग आएंगे मैच देखेंगे तो पिलर बीच में नहीं आता है। जो ये पूरा स्टेडियम है ये पिलरलेस स्टेडियम बनाया गया है। 76 जितने इसमें वीआईपी कैबिन्स बनाए गए हैं। साथ ही ये पूरा जो स्टेडियम है अगर बारिश भी होती है तो जो ड्रेनेज सॉइल सिस्टम है उसके जरिए महज 30 मिनटों के अंदर ये पूरा स्टेडियम एक बार फिर खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पे एलईडी लाइट्स लगाई गई है जो कि डे नाइट मैच में आज जब पिंक बॉल से ये मैच खेला जाएगा तो उसका लुत्फ यहाँ बैठे जो क्रिकेट प्रेमी है वो जमकर उठा पाएंगे। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। 5 राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चिंता की एक और बात यह भी है कि देश में कोरोना के 2 नए स्ट्रेन की भी पुष्टि हो चुकी है और इस बीच राज्यों ने बढ़ते खतरे को देखते हुए कुछ बंदिशें भी लगाई हैं। पीएमओ की भी बढ़ते कोरोना मामलों पर लगातार नजर है। देश के कम से कम 3 सूबों में कोरोना दबे पांव आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और केरल के बाद पंजाब में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जिन 5 राज्यों में नए केस लगातार बढ़े हैं उनमें पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, एमपी और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। खतरे की एक और बात यह है कि महाराष्ट्र और केरल में कोरोना वायरस के 2 नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। इस नए वायरस स्ट्रेन को N440 और E484 का नाम दिया गया है। N440 के नाम का स्ट्रेन दक्षिण भारत में ज्यादा फैल रहा है। राहत की बात यह है कि इनसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। देश में कोरोना के जो नए केस दर्ज हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर 3 राज्यों में हैं। मंगलवार को देश में कोरोना के 10,584 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 78 लोगों ने दम तोड़ दिया। 78 मौतों में से महाराष्ट्र में 18, केरल में 16 और पंजाब में 15 मौतें हुईं। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सतर्क राज्यों ने कुछ अहम फैसले भी किए हैं। पंजाब में 1 मार्च से बंद परिसर में 100 से ज्यादा और खुले परिसर में 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर को हक दिया गया है कि जहां जरूरत है वहां नाइट कर्फ्यू लगा दे। सिनेमा हॉल में दर्शक की तादाद घटाने पर 1 मार्च को फैसला होगा। एमपी की राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र से एमपी आने वालों की थर्मल स्कैनिंग होगी। 12 जिलों के कलेक्टरों को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करने को कहा गया है। उधर तमाम कोशिशों के बाद भी महाराष्ट्र के कुछ शहरों में हालात नहीं संभल रहे। अमरावती में लॉकडाउन के बाद भी एक दिन में 926 नए केस सामने आए। एमपी में कोरोना का खतरनाक हॉटस्पॉट रहे इंदौर में भी खतरा बढ़ा है। यहां एक ही दिन में 105 नए मरीज सामने आए। कोरोना ने चिंता फिर बढ़ाई है। पीएमओ ने भी एक आपात बैठक करके बढ़ते खतरे पर जानकारी ली। नए स्ट्रेन सामने आने और केस बढ़ने से साफ संकेत मिल रहे हैं कि ये संभलने का वक्त है। आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में
क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को आखिरकार जमानत मिल गई। 9 दिन बाद दिशा तिहाड़ जेल से रिहा हो चुकी हैं। दिशा को जमानत देते वक्त कोर्ट ने पुलिस और सरकार को लेकर कुछ सख्त टिप्पणियां भी की हैं। कोर्ट ने देशद्रोह का केस दर्ज करने पर भी सवाल उठाए। किसान आंदोलन को भड़काने से लेकर इसके खालिस्तानी कनेक्शन तक के संगीन इल्जामों से घिरी दिशा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। पुलिस ने कोर्ट के सामने टूल किट के असली मंसूबे को लेकर तमाम सवाल उठाए, लेकिन कोर्ट को दिशा के इरादों में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उसे सीखचों के पीछे रखा जाए। पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायालय ने दिशा को जमानत दे दी। पहले पुलिस की वो दलीलें सुनिए जो उसने कोर्ट के सामने दिशा के खिलाफ दी। पुलिस ने कहा कि ये एक महज टूल किट नहीं था, असली मंसूबा भारत को बदनाम करना था। देश में अशांति पैदा करने के खतरनाक इरादे थे। दिशा ने व्हाट्सएप पर हुई चैट मिटा दी थी। वो कानूनी कार्रवाई से वाकिफ थी। इससे साफ है कि टूल किट के पीछे नापाक मंसूबा था। पुलिस ने अपने स्तर पर दिशा के खिलाफ मजबूत केस बनाया, लेकिन कोर्ट ने सारी दलीलें खारिज कर दी। दिशा के बारे में कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे लगे कि दिशा अलगाववादी विचार रख रही थी। दिशा का प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से संबंध साबित नहीं हुआ। नुकसान न पहुंचाने वाली टूल किट का एडिटर होना अपराध नहीं है। दिशा को जमानत देने के साथ साथ कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणी भी की जिनमें पुलिस के जांच और केस दर्ज करने के तरीकों को लेकर गंभीर सवाल थे। जज धर्मेंद्र राणा ने जमानत देने वाले फैसले में कहा कि देशद्रोह का मामला सिर्फ सरकार के टूटे गुरूर पर मलहम लगाने के लिए नहीं थोप सकते। किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार को राह दिखाते हैं, उनको इसलिए जेल में नहीं डाल सकते कि वो सरकार की नीतियों से असहमत हैं। विचारों में मतभेद और असहमति सरकार की नीतियों में निष्पक्षता लाती है और जागरूक नागरिक हमें यहाँ मिलाने वाले लोगों के मुकाबले समृद्ध लोकतंत्र की पहचान है। दिशा को जमानत मिलने पर उनकी मां ने भी खुशी जताई। ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ। ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ। ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ನನಗೆ। ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗದು ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು। कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों के बाद अब दिल्ली पुलिस पर नैतिक दबाव बढ़ना तय है। ऐसे में पुलिस अगर टूल किट केस को आगे बढ़ाएगी तो किस तरह, ये देखना अहम होगा। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ अनिशा माथुर, आज तक।